Audio Jungle. Audio Jungle. एपिसोड 1 to 10। आंखें बंद रखते हुए ही कबीर ने करवट बदली। पता नहीं क्या हुआ आज उसे, उठने में इतना ज्यादा आलस आ रहा था जैसे कि कोई अलग ही तरह की मदहोशी छाई हो। उसका मिजाज भी आज काफी खुशनुमा था। बेड पर पड़े पड़े आंखें बंद किए हुए ही उसने सोचा, ये एहसास आज से पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। फाइनली कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने काव्या किसी बच्चे के जैसे बड़े ही सुकून से सो रही थी। उसके रेशमी बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसे ऐसे सोता हुआ देख अपने आप ही कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए कबीर ऑलमोस्ट उसके माथे को चूमने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे बहुत बड़ा झटका लगा। ये कौन है? एक झटके में बेड से उतर के हैरानी से कबीर बेड पर सोई हुई उस अनजान लड़की की तरफ देखने लगा और ये याद करने की कोशिश करने लगा कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। सिर्फ यही नहीं, कबीर इस बात से भी हैरान और परेशान था कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर था। हड़बड़ाते हुए उसने अपने हाथों को और अपनी शर्टलेस बॉडी को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बॉडी पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कबीर को अपना सिर बहुत भारी लग रहा था और जैसे ही उसकी नजर दीवार पर टंगे हुए फैंसी वॉल क्लॉक पर पड़ी, उसे याद आया कि आज उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग सुबह 9 बजे की थी और अब घड़ी में 10:30 बज रहे थे। कबीर के चेहरे का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। वहीं इन सब से अनजान श्रेया अभी भी आराम से मखमली चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई खूबसूरत सपना देख रही थी और तभी अचानक से अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए श्रेया उठ के बैठ गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये अभी क्या हुआ। जब श्रेया होश में आई तो एक अनजान इंसान हाथ में खाली बकेट लिए गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। श्रेया पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और श्रेया अब समझ गई कि उसी इंसान ने उस पर पानी फेंका था। पर क्यों? कबीर ने कहा, गेट ड्रेस्ड, यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। और गुस्से में वो बाथरूम के अंदर चला गया। श्रेया शॉक में उस अनजान आदमी को जाते हुए देख रही थी और सडनली उसने ये नोटिस किया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्रेया के मुंह से ऑलमोस्ट चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि एटलीस्ट ब्लैंकेट से उसने अपने आप को ढक के रखा था। कबीर बाथरूम में इसलिए आ गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे उस लड़की के साथ। शव में काफी देर खड़ा वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता रहा। बाहर श्रेया पूरे कपड़ों में बैठ कर बैठी कंफ्यूजन में बिखरे पड़े रूम को देखे जा रही थे। उसने देखा कि उसकी कलाइयों में कुछ पर्पल ग्रीन कलर के निशान थे। पता नहीं कौन है ये इंसान और क्या चाहता है। इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे, अच्छा यही होगा कि उसके बाथरूम से निकलने से पहले ही श्रेया यहाँ से निकल जाए। श्रेया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि कबीर ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया दर्द से कराहते हुए गुस्से में बोली, लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। कबीर ने अपने सादात से उसे अपने और करीब खींच लिया। वो अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। श्रेया एक पल के लिए सिहर उठी, लेकिन कबीर की इस बदतमीजी के बावजूद भी वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई। कसूर कबीर की निगाहों का था। वैसे तो उसके हल्के बिखरे बाल और फुल बियर्ड लुक ही काफी था किसी भी लड़की को घायल करने के लिए, लेकिन उसकी आंखें वो इतनी गहरी थी कि कोई इनमें एक बार डूब जाए वो वहां से निकल ना पाए। किसने भेजा तुम्हें? कबीर ने दांत पीसते हुए पूछा और तब श्रेया होश में आई। आंखें भले ही मासूम हो लेकिन इंसान किसी जल्लाद से कम नहीं है। इतना गुरूर, इतना घमंड, किस बात का? आराम से बात नहीं कर सकता क्या ये इंसान? श्रेया ने मन में सोचा। बोलो, मेरी कौन सी राइवल कंपनी ने भेजा है तुम्हें? कबीर ने गुस्से में पूछा। क्या
क्या बोल रहे हो तुम? मैं जानती भी नहीं हूँ तुम्हें। श्रेया परेशान हो रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? ड्रग्स? श्रेया की आंखों में अब पहले से भी ज्यादा हैरानी थी। अपने इस मासूम चेहरे से तुम किसी और को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन कबीर कपूर को नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे सब सच बता दो, क्योंकि बिना सच बताए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो। श्रेया को अब ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि कबीर ने उसे काफी जोर से पकड़ रखा था। लेकिन सच में श्रेया को याद तक नहीं था कि वो इस कमरे तक कैसे पहुंची। श्रेया एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी। अभी 2 दिन पहले ही उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। बहुत मेहनत की थी श्रेया ने उस रोल के लिए, लेकिन उस दिन ऑडिशन के लिए वो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाई। वो ऑडिशन फेमस एक्टर टर्न प्रोड्यूसर देवेश कपूर की अपकमिंग मूवी के लिए था। श्रेया कल रात उस पब में देवेश कपूर से ही मिलने गई थी। देवेश कपूर ने बिना उसकी तरफ ध्यान से देखे ही उसको अपना कार्ड दिया था और बहुत स्वीटली नेक्स्ट डे, मतलब आज, ऑडिशन के लिए बुलाया था। असल में नशे में देवेश कपूर ने श्रेया को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। जैसे ही श्रेया ने ये रियलाइज किया, वो कार्ड वापस करने चली गई। उस वक्त देवेश कपूर किसी को बता रहा था, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं एक्टर बनने। ना शक्ल ना पर्सनैलिटी, बस हमें एक्टर बना दो। डूड, शक्ल नहीं तो कम से कम अक्ल ही यूज कर लो, ढंग के कपड़े ही पहन लो, कम से कम लोगों की नजर में आने के काबिल तो बनो। ये सुनकर श्रेया वहीं पर जम गई थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करते हुए वो देवेश के पास चली गई और बोली, सर आपने गलती से अपना। लेकिन देवेश ने उसे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दिया और उस पर चिल्ला दिया, तुम स्ट्रगलर्स को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना? जब बोला है कि तुम्हारा कल सुबह ऑडिशन हो जाएगा तो हो जाएगा। एक पल के लिए पूरा पब शांत हो गया। सब श्रेया को ही देख रहे थे और श्रेया शर्म के मारे वहीं सिर झुकाए खड़ी रह गई। लेकिन देवेश कपूर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिल्लत और आंसुओं के साथ उसका कार्ड रख के श्रेया चुपचाप वहां से चली गई। पब के बैक में अपनी किस्मत को कोस कोस के श्रेया रोए जा रही थी कि तभी किसी ने उसकी तरफ एक टिश्यू बॉक्स आगे किया। श्रेया ने बिना उस आदमी की तरफ देखे टिश्यू ले लिया। वो इतनी ज्यादा एम्बेरस हो चुकी थी कि किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कैन आई बाय यू अ ड्रिंक? श्रेया ने उस आदमी की तरफ देखा। जैसे ही श्रेया को वो चेहरा याद आया, उसने जोर से कबीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और उसके कॉलर को पकड़ के उसे झंझोड़ते हुए पूछा, क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में? वो तुम ही थे ना? तुमने ही मुझे ड्रिंक ऑफर की थी। कबीर को याद आया, यस, दिस इज दी सैम गर्ल। उसके भाई देवेश कपूर ने कल इस लड़की को रुला दिया था। कबीर को बहुत बुरा लगा था जिस तरह से देवेश ने इस लड़की को बेइज्जत किया था, इसलिए उसे ड्रिंक ऑफर की थी। कबीर को ये याद आया कि दोनों ड्रिंक कर रहे थे, पर उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं आ रहा था। शायद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो क्लियरली कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कबीर और श्रेया दोनों ने एक दूसरे को देखा और इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, श्रेया एकदम से दरवाजा खोलने के लिए भागी और एकदम से दरवाजा खोलते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी। इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है। ये आदमी पागल है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। श्रेया की बातें सुनकर कबीर को और भी गुस्सा आने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे आया, वो शॉक्ड रह गया। दरवाजे पर स्टाइलिश, सोफिस्टिकेटेड औरत खड़ी थी। मॉम, कबीर के मुंह से अपने आप निकल गया और श्रेया वहीं पर जम गई। अब उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। कबीर की माँ कमरे के अंदर आई और सदमे में बिखरे हुए बेड और पूरे कमरे को देखने लगी। रूम की हालत देख के किसी को भी समझ आ जाएगा कि कल रात इस कमरे में क्या हुआ था। कबीर शर्म के मारे अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे लेके कितना प्राउड फील करती थी।
ये सब देखकर तो उनका दिल ही टूट गया था। कबीर ने बिना नजरें मिलाए ही कहा, मॉम, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए, मैं थोड़ी देर में घर आकर आपको सब समझाता हूँ। कविता कपूर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शायद शर्म और गुस्से में वो भूल गई थी कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। धीमी आवाज में उन्होंने बाहर खड़े कबीर के मैनेजर रजत को बुलाया और कहा, इस लड़की को उसके घर छोड़ के आओ। मॉम, आप प्लीज इन सब में मत पड़िए। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। कबीर को अपनी बात पूरी करने का मौका ना देते हुए कविता ने रजत से फिर से कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इट्स ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, श्रेया ने कहा। नहीं, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे थोड़ा वक्त दो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगी। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी, पर मिसेस कविता ने उसे भी कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और रजत उसे वहां से लेकर चला गया। मॉम, आपको पता नहीं है इस घटिया लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। आप प्लीज इस मामले से दूर रहिए। आपको नहीं पता कुछ भी, कबीर ने गुस्से में कहा। शादी कर लो इस लड़की से कबीर, मिसेस कविता ने सीरियस होकर कहा। कबीर ये जानता था कि उसकी माँ यही कहेंगी। आपको अच्छे से पता है मॉम कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि आप अपनी बेटे को नहीं, एक अनजान लड़की को सपोर्ट कर रही हैं, जिसका नाम ठिकाना कुछ भी पता नहीं है। उसका नाम श्रेया है, 21 साल की है। वो सिंघानिया ग्रुप के सीईओ मिस्टर उदय सिंघानिया की नाजायज बेटी है। उसकी 2 बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी और उसके बाप को उसके होने या ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो रहती तो सिंघानिया हाउस में ही है, लेकिन वहाँ के नौकरों से भी ज्यादा बदतर हाल में है। मिसेस कविता ने हल्की सी सांस ली और फिर कबीर से पूछा, और कुछ जानना है तुम्हें श्रेया के बारे में? मॉम, आपको पता है मैं उस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ, और क्यों नहीं करूँगा आपको ये भी पता है। हाँ, बिल्कुल पता है मुझे। काव्या की वजह से, हमेशा की तरह। मैं तुम्हें आज भी बता रही हूँ, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है बेटा। और ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे और काव्या के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। इतने सालों से तुम दोनों साथ में हो, लेकिन तुम उसे छू भी नहीं पाते हो। मॉम, दैट्स इनफ, कबीर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। लेकिन इस वक्त मिसेस कविता की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो गुस्से में बोली, नो कबीर, दैट्स नॉट इनफ। क्या तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है? ये लड़की तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मॉम, फॉर गॉड्स सेक, उस लड़की ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था और ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं था, कुछ बहुत ही स्ट्रांग था। मेरा सिर अभी भी भारी है बहुत, कबीर ने कहा। मिसेस कविता ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैंने तुम पर कोई ड्रग्स ट्राई नहीं किया था, पर कभी किसी ड्रग ने तुम पर कोई असर नहीं किया। हर बार मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन आपका मुझे ड्रग्स देना और उसके ड्रग्स देने में बहुत फर्क है मॉम। आप चाहती है कि मैं जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा लूं। लेकिन उस चालबाज लड़की की वजह से मैंने अपनी करोड़ों की डील गंवा दी। उसने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया था कबीर, कविता ने कॉन्फिडेंटली कहा। आप इतनी श्योर होकर कैसे कह सकती है? क्योंकि वो ड्रग्स मैंने दिया था तुम दोनों को। और ये कहते वक्त मिसेस कविता के चेहरे पर कोई अफसोस या पछतावा नहीं था। कबीर हैरान था कि ये उसकी मॉम क्या कह रही थी। बात दरअसल ये थी कि वो पब एंड होटल कपूर खानदान का था, और उस शाम जब कविता वहां इंस्पेक्शन के लिए आई तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कबीर के लिए, उनके उम्मीद को जगाने के लिए काफी था। बैकयार्ड में कबीर और श्रेया किसी बात पर बहुत हंस रहे थे। उनको याद नहीं आ रहा था आखिरी बार कब उन्होंने कबीर को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। मॉम, आपने, कबीर को जैसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। कांपती हुई आवाज में कबीर ने पूछा। हाँ मैंने, अपने ख्यालों से बाहर निकालकर कविता ने जवाब दिया। आई नो मैंने बहुत गलत किया,
खासकर उस लड़की के साथ। पर सच बोलूं तो अब मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। कविता कपूर की आंखों में नमी थी, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी में आने वाली खुशियों के सपनों से उनकी आंखें चमक रही थी। कबीर भी अब एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, उसकी भी फैमिली होगी, बच्चे होंगे। फाइनली अब उसे उसके हक की, उसके हिस्से की वो सारी खुशियां मिलेंगी। कबीर ने गुस्से में अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बांध लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करें। वो कैसे बोले अपनी माँ को कि उन्होंने कितना गलत किया, सिर्फ उस लड़की के साथ ही नहीं बल्कि अपने खुद के बेटे के साथ भी। श्रेया की बात मानते हुए रजत ने गाड़ी वहीं पर रोकी जहां पर श्रेया ने उसे रोकने के लिए बोला। श्रेया बिना कुछ बोले अपने ख्यालों में डूबी गाड़ी से उतर गई। रजत पीछे से उसे देख के ये सोचने लगा कि आखिर उसके बॉस को इस लड़की में ऐसा क्या दिखा। ना चलने का ढंग, ना पहनने का। कबीर को हमेशा से ही प्राइम, प्रॉपर एंड सोफिस्टिकेटेड लड़कियां पसंद थी। सड़क पर चलते हुए श्रेया बस एक ही बात से परेशान हुई जा रही थी कि अगर उसके सो कॉल्ड घर वालों के कानों तक ये बात पहुंच गई तो क्या होगा। अपने हाथों की निशानियों को देखते हुए वो गुस्से में उस इंसान को कोस रही थी जिसने भी उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया होगा। कबीर के साथ वो बैकयार्ड की सीढ़ियों पर बैठकर ही बियर पी रही थी, यहाँ तक उसे याद है। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन उसे ये याद था कि किस तरह से देवेश कपूर ने उसको सबके सामने बेइज्जत किया था। एक और चीज उसे बहुत अच्छे से याद थी कि किस लिए कल वो देवेश कपूर से मिलने गई थी। उसके कानों में फिर से अपनी सौतेली माँ की बातें गूंजने लगी। श्रेया, लुक एट योरसेल्फ। अभी भी तुमको एक्ट्रेस बनना है। बेस्ट यही होगा कि तुम ये एक्टिंग का भूत अपने दिमाग से निकाल दो और शादी कर लो। कुछ रिश्ते हैं मेरी नजर में। आई नो आई एम योर स्टेप मॉम, बट मैंने कभी तुमको स्टेप डॉटर नहीं समझा, यू नो ना बच्चा। चलते चलते श्रेया अपनी सौतेली माँ की बातों को याद करके रुक गई। उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल थी। तुम्हारे फ्यूचर के बारे सोचकर ही ये बोल रही हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन अब टीवी इंडस्ट्री की एक टॉप स्टार है। दूसरी बहन अभी फेमस सिंगर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसके कितने मिलियंस फॉलोअर्स हैं तुम्हें पता तो है। बट बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग? स्टिल स्ट्रगलिंग। ऐसे मौकों पर श्रेया कुछ नहीं बोल पाती थी, बस चुपचाप सुनती रहती थी और दिव्या उसे मीठी जुबान से कड़वी बातें सुनाती थी। यू नो, मदर्स नेवर लाई, सो दिल पर पत्थर रख के सच बोल रही हूँ। यू डोंट हैव एनी फ्यूचर डार्लिंग। ये सब याद करते करते कब श्रेया नवी के ऑफिस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। इस हालत में वैसे भी वो घर नहीं जा सकती थी। देवेश कपूर की फिल्म के ऑडिशन के लिए उसके कास्टिंग डायरेक्टर नवी ने बहुत मेहनत की थी। नवी श्योर थी कि ये पार्ट श्रेया को ही मिलेगा, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने ऐसे गेम्स खेले कि वो ऑडिशन के लिए पहुंच ही नहीं पाई। ये कोई नई बात नहीं थी, हमेशा की कहानी थी। उनके गेम्स, उनकी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स से छुटकारा पाने के लिए वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, किस्मत हमेशा घुमा फिरा के उसे वापस वहीं पर लाकर खड़ा कर देती थी। उसके साथ हमेशा अच्छा होते होते रह जाता था और हादसा ना होते होते हो जाता था। क्या एक सुकून भरी जिंदगी जीना इतना मुश्किल होता है? श्रेया जल्दी से ऑफिस के अंदर गई। उसे देखते ही नवी ने गुस्से से टोंट मारा। ओह, तो फाइनली मैडम को टाइम मिल गया यहाँ पर आने के लिए। सॉरी नवी दी, आई नो मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं है, श्रेया ने कान पकड़ते हुए मासूमियत से कहा। नवी उसे सिर से लेकर पांव तक ध्यान से देख रही थी। उसके गंदे कपड़े, बिखरे हुए आधे गीले बाल, आंखों का फैला हुआ काजल, और तो और नवी ने एक ही नजर में उसकी गर्दन का लव बाइट भी देख ही लिया था। श्रेया की ड्रेस को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए नवी ने स्ट्रिक्टली कहा, आई डोंट केयर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ी देर में एक प्रोड्यूसर आ रहा है एक साउथ इंडियन फिल्म के ऑडिशन के लिए, और अगर वाकई तुम सीरियस हो अपने करियर को लेकर तो अभी के अभी बाथरूम जाओ और अपना हुलिया ठीक करके आओ। नवी स्ट्रिक्ट थी, कड़वा बोलती थी,
लेकिन उसे छोटी बहन की तरह प्यार भी करती थी। उसी ने उसे दूसरे कपड़े दिए चेंज करने के लिए। श्रेया कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। श्रेया ने अपने आप को आईने में देखा और अपनी गर्दन के निशान को देखकर वो चौंक गई। ये सब देखने के बाद तो किसी का भी शक दूर हो जाए कि कल रात को क्या हुआ असल में। श्रेया शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने मन ही मन कहा, इंसान था कि दरिंदा? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस आदमी ने। कबीर की माँ ने भी जरूर ये निशान देखे होंगे और उस असिस्टेंट ने भी। घर में उसे अब और भी केयरफुल होना पड़ेगा। तभी सडनली उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नंबर और नाम देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो गई। हेलो, कल रात भर कहाँ थी तुम? उदय सिंघानिया ने काफी गुस्से से पूछा। उदय सिंघानिया कभी भी श्रेया को कॉल नहीं करते थे जब तक बात बहुत बड़ी या जरूरी ना हो। श्रेया के लिए पिता होने का कोई भी फर्ज शायद ही उन्होंने कभी ढंग से निभाया हो। बस लोगों को बोलने के लिए श्रेया के पास एक पिता और रहने के लिए सिर पर एक छत थी। श्रेया ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, शूट कर रही थी मैं कल रात को। वो एक नया। श्रेया को अपनी बात को कंप्लीट करने का मौका नहीं देते हुए उदय ने फटकारते हुए बोला, आई डोंट केयर तुम क्या कर रही थी, कहाँ बिजी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी रात बाहर रहने की? आखिर इस घर को और घर वालों को तुमने समझ क्या रखा है? श्रेया बस चुपचाप अपने पिता की कड़वी बातें सुने जा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतने सालों में डांट खाने की इतनी आदी हो चुकी थी कि बिना माइंड करे फोन का स्पीकर ऑन करके वो अपने बिखरे हुए उलझे बालों को कोम कर रही थी। तुम्हारी बहन रिया के ससुराल वाले आने वाले हैं सगाई की बात करने के लिए। अगर नेक्स्ट 15 मिनट्स में मुझे तुम घर में नहीं दिखी तो इस घर तक आने वाला हर रास्ता तुम भूल जाना। श्रेया का हाथ रुक गया पर उदय नहीं रुका। और साथ में ये भी भूल जाना कि तुम्हारी माँ ने कुछ आखिरी निशानी तुम्हारे लिए छोड़ी थी। वो सब समंदर में मैं खुद फेंक कर आ जाऊंगा। और उन्होंने बिना श्रेया का जवाब सुने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर श्रेया के घर पर दिव्या ने उदय से उत्सुकता से पूछा, क्या बोला उसने? क्या वो आ रही है अभी? हाँ, वो आ रही है, उदय ने धीमी आवाज में बोला। दिव्या बड़े प्यार से उदय के सिर पर मालिश कर रही थी। ऐसा वो तभी करती थी जब उसे उदय से कुछ काम निकलवाना होता था। आप उसे मना पाओगे ना इस शादी के लिए? क्योंकि अगर उसने हाँ नहीं की तो फिर मेरी रिया की शादी नहीं हो पाएगी। दिव्या को बहुत बड़ा झटका लगा था जब मिसेज चोपड़ा एकदम से अपने दूसरे बेटे के लिए अदिति का हाथ मांग रही थी। अदिति बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी। वो जानबूझकर उस मंदबुद्धि से अपनी बेटी की शादी कैसे होने दे सकती थी? मिसेज चोपड़ा को बहुत अच्छे से जानती थी दिव्या। अगर एक बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया तो दूसरे बेटे का रिश्ता वो कभी होने नहीं देगी। वैसे भी चोपड़ा फैमिली को अपने उस मंदबुद्धि बेटे के लिए बीवी नहीं, एक केयर टेकर चाहिए था और उसके लिए श्रेया से बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता था? उदय ने कुछ पल सोचकर बोला, श्रेया भी तो मेरी बेटी है। दिव्या ये सुनकर एकदम से भड़क गई। वाह, ग्रेट मिस्टर सिंघानिया। अपनी नाजायज बेटी के लिए अपनी जायज बेटियों की खुशियों को कुर्बान करने के लिए तैयार है आप? रिया कितना प्यार करती है राहुल से। उसका दिल टूट जाए तो टूट जाए, है ना, क्या फर्क पड़ता है? उदय ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। दिव्या ने कहा, तो क्या मतलब था आपका? ये मेरे साथ किए गए धोखे का नतीजा है। और ये जानते हुए भी मैंने उसे सिंघानिया हाउस में रहने दिया। सिर्फ वो नहीं, उस बिन माँ की बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और बदले में क्या चाह रही हूँ मैं? अपनी खुद की बेटियों की थोड़ी सी खुशी ना। क्या तुम उसे मेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं करने दोगे? ओके ओके। जैसे ही उदय ने देखा कि अतीत को लेकर दिव्या के ताने लगातार बढ़ रहे थे, तुरंत उन्होंने श्रेया के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। हाँ बोलने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। दिव्या किसी भी हाल में चोपड़ा परिवार को नाराज नहीं करना चाहती थी। पता था, राहुल रिया के लिए हर तरह से लायक था और राहुल जैसे लड़के को हाथ से जाने देना बेवकूफी होती। और दूसरा कारण था उनके बेशुमार पैसे।
चोपड़ा परिवार से रिश्ता उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा आगे जाकर। श्रेया किसी तरह भागती दौड़ती घर पहुंची। वो रात भर घर नहीं आई थी, इसलिए वो इस बात से काफी डरी हुई थी। पता नहीं उसके पिता और सौतेली माँ कौन सा तांडव दिखाएंगे। लेकिन श्रेया हैरान हो गई। जिस तरह से उसे देखते हुए सुरीली आवाज में दिव्या ने उसे मेरा बच्चा कहते हुए गले लगा लिया। श्रेया, बच्चा तुम मेरे साथ चलो आओ। श्रेया कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिव्या ने नकली ममता दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। लेकिन श्रेया इस औरत की रग-रग से वाकिफ थी। जरूर कोई बात थी, वरना ये औरत अपनी जुबान से इतना प्यार, इतनी ममता की ऐसे उल्टी नहीं कर रही होती। शादी राहुल के भाई से श्रेया शौक थी। सोच में डूबी हुई वो बेड पर बैठ गई। राहुल के भाई के साथ वो अपनी खुद की बेटी अदिति का रिश्ता ना करके श्रेया के रिश्ते के बारे में कैसे बातें कर सकती थी। जरूर कुछ गड़बड़ होगी। मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। जैसे ही श्रेया ने ये बोला, दिव्या के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में वो लाल हो रही थी, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, बच्चा ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं। थिंक अबाउट इट। करियर भी तुम्हारा कुछ खास नहीं चल रहा है, इसलिए तो मुझे अपने करियर पर फोकस करना है मैम। श्रेया झट से बोल पड़ी। दिव्या का गुस्सा अंदर ही अंदर और भी बढ़ रहा था, पर अपनी फेक स्माइल से उसे छुपाते हुए वो श्रेया के पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। श्रेया एकदम से चौंक गई। उसको डर था कि कहीं उसके हाथों के निशान उन्हें दिखाई ना दे जाए, इसलिए उसने फुल स्लीव टॉप पहना हुआ था। सिर्फ हाथों की नहीं, बल्कि गर्दन के निशान भी दिव्या ने तभी देख लिए थे जब वो श्रेया को अपने कमरे के अंदर लेकर आ रही थी। कोई और दिन होता तो इस बात का भी वो बहुत तमाशा बनाती, लेकिन आज श्रेया का दिन था। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। श्रेया के हाथों को प्यार से सहलाते हुए बड़ी ममता भरी आवाज में दिव्या ने बोला, स्टेप मॉम ही सही, लेकिन यू नो ना डार्लिंग, हाउ मच आई एडोर यू। उदय ने नहीं, मैंने तुम माम बेटी को इस घर में सहारा दिया था। उदय और तुम्हारी माँ की गलतियों की सजा मैं तुम्हें तो नहीं दे सकती थी। श्रेया ये सब बातें पहले भी 100 दफा सुन चुकी थी। उसे ये भी पता था कि बिना अपने फायदे के दिव्या कभी कुछ नहीं करती थी। दिव्या ये नोटिस कर रही थी कि श्रेया पर उसकी बातों का कुछ खास असर हो नहीं रहा था, और अब वो मास्टर स्ट्रोक के लिए रेडी हो गई थी। अपनी हालत देखो बच्चा, ये क्या कर रही हो तुम खुद के साथ। श्रेया से दिव्या का ये फेक कंसर्न हजम नहीं हो रहा था। उसका दम घुट रहा था। ये सब अगर शादी के बाद किसी लड़की को मिले तो उसे प्यार कहते हैं, और अगर यही प्यार शादी से पहले किसी लड़की को मिले तो उसे दाग कहते हैं। उसकी गर्दन के निशानियों को उंगली से टच करते हुए दिव्या ने कहा। श्रेया के जैसे एकदम से सांसें अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उदय को अगर ये बात पता चली तो उसका अंजाम क्या होगा, ये उसे अच्छे से पता था। मानना पड़ेगा इस औरत की नजरों को। श्रेया ने कॉलर वाला फुल स्लीव टॉप पहना हुआ था, फिर भी उन्होंने देख लिया। श्रेया के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देख के दिव्या समझ गई कि अब उसके हाथ सही नब्ज लगी है। एक चालाक स्माइल मन में लिए हुए बड़े ही प्यार से वो श्रेया को बोली, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर आई हैव टू से इट, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक योर मदर डिड, जो तुम आज तक भुगत रही हो। क्या अपने बच्चों के लिए भी सेम डेस्टिनी चाहिए तुम्हें? श्रेया बस दिव्या को देखे जा रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वाकई में ये औरत इस कला में माहिर थी। कब, कहाँ, कैसे, किस मौके पर किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहिए, ये इनसे बेहतर शायद ही कोई और कर पाता होगा। चोपड़ा परिवार को कौन नहीं जानता है। तुम्हें सिर्फ अच्छी फैमिली ही नहीं, नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा। जब शादी के बाद रिया अपना एक्टिंग करियर कंटिन्यू कर सकती है, तुम क्यों नहीं? आई एम श्योर वो लोग तुम्हें भी सपोर्ट करेंगे। दिव्या की लास्ट लाइन ने श्रेया को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर दिया। वही दिव्या अब खुश थी कि श्रेया पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है।
हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बच्चा। इफ यू स्टिल डोंट वॉन्ट दिस यू कैन से नो। और ये सुनते ही श्रेया ने दिव्या की तरफ देखा। श्रेया ने जिस तरह से दिव्या की तरफ देखा, उससे एक पल के लिए दिव्या डर गई थी कि कहीं ये लड़की अब मना ना कर दे। कुछ पल की चुप्पी के बाद श्रेया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नो मैम, आई एम रेडी। इस वक्त ये फैसला उसे अपने लिए सही लग रहा था। पक्का? यू प्रॉमिस मी? चोपड़ा फैमिली राघव को लेकर आज शाम आ रहे हैं। उनके सामने फिर हमें शर्मिंदा तो नहीं करोगी ना? श्रेया ने ना में सिर हिलाते हुए एक फीकी सी स्माइल दी। आई प्रॉमिस। उधर कबीर को उसके दादाजी अशोक कपूर ने अचानक से घर बुला लिया था। इस बात का अंदाजा कबीर को हो चुका था कि उसके दादाजी ने उसे इस तरह से क्यों बुलाया होगा। अभी भी कपूर फैमिली के सारे बड़े डिसीजंस, चाहे वो घर के हो या कंपनी के हो, वो अशोक कपूर ही लिया करते थे। आज पहली बार पैर छूने पर अशोक कपूर ने कबीर के सिर पर हाथ नहीं रखा। उनके चेहरे से उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। कबीर ने अपनी माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कबीर। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। मेरा गुरूर तोड़ दिया तुमने आज। अपने दादाजी की बात सुनकर कबीर का दिल टूट गया। वो अपने दादाजी के बहुत क्लोज था। आज तक उन्होंने कभी ऐसे मुंह मोड़कर उससे बात नहीं की थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी सारी सच्चाई बता दे उनको कि ये सब उसकी खुद की माँ ने किया है उसके साथ। पर माँ को भी तो वो उतना ही चाहता था। कैसे वो अपनी माँ को सबकी नजरों में गिर सकता था? उसने धीमी आवाज में बस इतना ही बोला, सॉरी दादू, इट वॉज एन एक्सीडेंट। क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से उस लड़की की खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाएगी? अशोक कपूर गुस्से में खड़े हो गए। अपने पोते से वो बेहद प्यार करते थे, पर वो एक न्याय पसंद इंसान थे। वो गलत का साथ कभी नहीं देते। उस लड़की से शादी कर लो, अशोक कपूर ने सीरियस टोन में कहा। कबीर ने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उन्होंने झट से कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ पापा जी। हमारे परिवार ने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी हमें जरूर लेनी चाहिए। कबीर का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। नहीं दादू, इट वॉज एन एक्सीडेंट। हम दोनों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। ओह, टिपिकल कबीर कपूर और उसकी जिद। क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है? उस लड़की ने साफ लफ्जों में तुम्हारी माँ से कहा कि तुमने उसका किडनैप किया था। ये बात अगर मीडिया तक पहुँच गई तो क्या इज्जत रह जाएगी कपूर खानदान की? गुस्से में कबीर के दादाजी खड़े हो गए। मेरी बात ना सही, कम से कम अपने दादू की बात तो मान लो। वो कभी कुछ गलत फैसला नहीं लेंगे तुम्हारे लिए। मिसेस कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर से उसे मनाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर कबीर को अभी भी कोई गिल्ट नहीं दिख रहा था। कबीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ किसी दिन कुछ ऐसा काम भी कर देगी। कबीर के मन में क्या चल रहा था उसका अंदाजा मिसेस कविता को था। ऐसा नहीं था कि उन्हें बुरा नहीं लग रहा था या कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा था। बेशक हो रहा था, खासकर श्रेया के लिए, पर बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फैसला किया था। 2 से 3 महीने पहले श्रेया आधी रात को अपने नाजुक कंधों का सहारा लेते हुए कबीर को घर ले आई थी। नशे से बुरा हाल था कबीर का और उसके हाथ से भी बहुत खून निकल रहा था। कबीर को उस हाल में देखकर पहले तो कविता की जान ही निकल गई थी। श्रेया भी नशे में थी। ये बात उसके लड़खड़ाते हुए कदम देखकर कविता समझ गई थी। थैंक गॉड, चोट इतनी गहरी नहीं है। कबीर के हाथ के घाव को साफ करने के बाद कविता ने राहत की सांस ली। सारे हाउस हेल्पर्स और घर के बाकी लोग तब तक सो चुके थे। कविता ने किसी को इस वक्त उठाना सही नहीं समझा। आंटी जी, आपका बेटा बहुत क्यूट है। नशे में खुद को तो वो संभाल नहीं पा रहा था और मुझे बचाने आ गया। श्रेया ने बड़ी ही मासूमियत से कविता को कबीर की ड्रेसिंग करने में हेल्प करते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन मिसेज कविता का सीरियस चेहरा देखकर दूसरे ही पल वो चुप हो गई। ये सब हुआ कैसे?
कबीर के हाथ पे एंटीसेप्टिक लगाते हुए मिसेस कविता ने पूछा। इससे पहले कि श्रेया कुछ बोल पाती, कबीर ने जोर से सिसकी भरते हुए अपने दूसरे हाथ से श्रेया का हाथ पकड़ लिया और श्रेया ने भी बिना कुछ सोचे बड़े ही प्यार से कबीर के घाव पर फूंकना शुरू कर दिया। आंटी, आराम से, उसे जल रहा होगा, मुझे दीजिए, मैं आराम से लगा देती हूँ। उसके हाथ से एंटीसेप्टिक लेकर श्रेया खुद लगाने लगी। मिसेस कविता हैरानी से देखे जा रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ और ही नोटिस कर लिया था। कबीर की बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था। उसे श्रेया के टच करने से एलर्जी नहीं हो रही थी। श्रेया नॉन स्टॉप बोले जा रही थी कि कैसे क्या हुआ था और फाइनली कैसे वो कबीर को घर ले आई, लेकिन कविता को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस शॉक्ड खड़ी थी। क्या कबीर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं, कबीर ठीक नहीं हुआ था। ये बात उन्हें अगले ही दिन पता चल गई थी जब काव्या ने उसे छुआ था और कबीर को फिर से स्किन रैशेस हो गए थे। श्रेया वाकई में बहुत अच्छी लड़की थी। उस रात जब कविता ने थैंक यू बोलते हुए उसे एक मोटा सा नोटों का बंडल दिया था तो उसकी आंखों में कोई लालच नहीं दिखा। श्रेया ने बिना झिझकते हुए मना कर दिया, ये कहते हुए कि गोरिल्ला शूट चल रहा था। ये बात मुझे पता थी, आपके बेटे को थोड़े ना पता थी। इस हालत में भी वो मुझे ये सोचकर बचाने आए कि मैं मुसीबत में हूँ। पैसा लेकर मैं इनकी अच्छाई को इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। कविता को पूरा यकीन था कि श्रेया हमेशा कबीर को खुश रखेगी और उससे भी बड़ी बात ये थी कि श्रेया ही कबीर की बीमारी का इलाज थी। उसके टच करने से या करीब आने से कबीर को कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर दादा पोती का आर्ग्यूमेंट अभी भी चल रहा था। चाहे बात कोई भी हो, सच यही है कि तुम उस लड़की के साथ होटल में एक ही कमरे में रात भर थे। You have to marry her. For God's sake दादू, अब मुझे याद भी नहीं है कि अगर हमारे बीच कल रात को कुछ हुआ भी होगा तो I don't even know that girl. और अगर आप भूल गए हैं तो मैं ये भी बता दूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। कबीर गुस्से में अपने बोलने का लिहाज भूल गया था। अशोक कपूर ने कविता की तरफ देखा। पता नहीं क्यों कबीर को एक पल के लिए लगा जैसे अपनी माँ की इस साजिश में उसके दादाजी भी शामिल थे। कुछ पल के लिए वो पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया। कुछ देर बाद गहरी सांस छोड़ते हुए मिस्टर अशोक कपूर ने कहा, कबीर कपूर, तुम्हें ये शादी हर हाल में करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आप मुझे, अपने पोते को धमकी दे रहे हैं? कबीर ने गुस्से में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें, जो कल तक मेरा फेवरेट पोता था, उसे धमकी दे रहा हूँ। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर श्रेया से शादी नहीं की तो मैं अपनी सारी मेडिसिन लेना बंद कर दूंगा। सिर्फ वही नहीं, हर वो चीज करूंगा मैं जो एक हार्ट पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। इतने सीरियस माहौल में भी कबीर को हंसी आ गई, अपने दादाजी को इतना ज्यादा ड्रामा करते हुए देखकर। हंस लो, हंसी लो, बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग अब बड़े हो चुके हो। पंख निकल आए हैं तुम तीनों भाइयों के। दो तो पहले ही हाथ से निकल चुके थे, एक आखिरी उम्मीद तुम ही से थी, पर आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। वो जाकर अपने फेवरेट कॉर्नर के फेवरेट चेयर पर बैठ गए। एक जाकर विदेश में बस गया है, एक सुपरस्टार बन गया है। उनको लगा वो लोग आसमान में पहुंच गए। जमीन से जुड़े रहने की अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने दादाजी का मायूस चेहरा देखकर कबीर को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे कबीर। हमेशा से ही तुम समझदार और सुलझे हुए थे। आखिर तुम भी अपने भाइयों की तरह ही बन गए। ठीक है बेटा, करो तुम्हें जो मर्जी करनी है, पर मैं अशोक कपूर अभी इसी क्षण ये प्रण लेता हूँ कि जब तक तुम इस शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे, मैं अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लूंगा और ना ही एक बूंद पानी पीऊंगा। What rubbish दादू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कबीर को अच्छे से पता था कि उसके दादाजी कितने जिद्दी थे। यहाँ सिंघानिया हाउस में अपनी सौतेली माँ के एक्स्ट्रा लाड़ प्यार से श्रेया का दम घुट रहा था।
उसका शक और भी गहरा होता जा रहा था कि पक्का कोई ना कोई बात जरूर होगी। ये औरत ऐसे बाल्टी भर भर के मक्खन लगाए जा रही थी। रिया के वार्डरोब से डिजाइनर ड्रेस लेकर उसकी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, बाहर से मंगवाए हुए मेकअप, सब कुछ आज श्रेया पर लुटाया जा रहा था, जिनको छूना तो दूर, देखने में भी पहले पाबंदी लगाई जाती थी। दिव्या खुद श्रेया को रेडी कर रही थी। अपने आप को आईने में देखकर खुद श्रेया भी नहीं पहचान पा रही थी। वो इतनी कमाल की खूबसूरत जो लग रही थी। दिव्या ने मन ही मन सोचा, इसको अपनी मुट्ठी में रखने के चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया। रिया से भी ज्यादा प्रिटी लग रही है अब ये। कहीं मिसेज चोपड़ा का मन ही ना बदल जाए और राघव की जगह कहीं राहुल के लिए इसका रिश्ता ना मांग ले। उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो राहुल भी मना नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार उन्होंने राहुल को छुप छुप के श्रेया को ताकते हुए देखा था। ये ख्याल मन में आते ही जानबूझकर उन्होंने श्रेया का मेकअप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाउड कर दिया। श्रेया को सब समझ में आ रहा था, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी ये रिश्ता उसके लिए एक समझौता ही था। तभी उन्हें 2 से 3 गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। अदिति तुरंत भागकर उन्हें ये बताने आई थी कि चोपड़ा फैमिली पहुंच गई थी। दिव्या श्रेया को ये बोलते हुए जल्दी में वहां से निकल गई कि जब तक वो ना बुलाए वो बाहर ना आए। लगभग आधे घंटे तक बैठने के बाद श्रेया से और रहा नहीं गया। वो मेहमानों के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन छुप छुप के उन्हें देख तो सकती थी। असल में उसे राघव को देखने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही वो लिविंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची, चोपड़ा परिवार की सारी बातें उसे साफ साफ सुनाई देने लगी। शायद वो राहुल की मॉम थी जो कह रही थी कि हम सब जानते हैं कि आपकी सबसे छोटी वाली बेटी आपकी नाजायज औलाद है मिस्टर सिंघानिया। हमारे राघव के लायक तो वो किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन हमें उसकी फोटोज बहुत पसंद आई। लड़की खूबसूरत है, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं। और कुछ ना सही, एटलीस्ट मेरे राघव के बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। ये सुनकर सब हंस रहे थे। बच्चा, कैसे बेहुदा सोच वाले लोग हैं ये, श्रेया ने नाक सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। क्या उसे बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह देखा जा रहा था? तभी श्रेया की नजर एक छोटी हाइट के इंसान पर पड़ी। उसकी हाइट शायद 5 फीट से भी कम होगी। किसी छोटे बच्चे की तरह वो पेंडुलम जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हिले जा रहा था। अपना सिर इधर से उधर घुमाकर कभी रूम, कभी सीलिंग को देखे जा रहा था और बीच बीच में उंगली से नोजी निकालते हुए उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। EWW, डिस्गस्टिंग। श्रेया हैरानी से सोच ही रही थी कि ये एबनॉर्मल सा लड़का कौन हो सकता है। तभी दिव्या ने उसे देख लिया और फेक स्माइल के साथ एक्स्ट्रा स्वीट बनते हुए उसे अपने पास बुलाया। दिव्या सबसे श्रेया को इंट्रोड्यूस करवा रही थी, लेकिन श्रेया की आंखें बस राघव को ढूंढ रही थी। मिसेज चोपड़ा ने श्रेया को अपने पास बैठने के लिए बुलाया, लेकिन श्रेया थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि वो एबनॉर्मल लड़का उसके पास ही बैठा हुआ था। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राघव से क्या शर्माना बच्चा, जाओ बैठो। आखिर ये तुम्हारा होने वाला पति है। ये सुनते ही श्रेया स्टैंड रह गई। ये राघव है, जैसे उसके पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली हो। श्रेया को यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या सिंघानिया फैमिली के लिए वो बस एक मजाक थी? मन तो कर रहा था कि अभी सब पर जोर जोर से चिल्लाए। इस आदमी से शादी करवाने के लिए उसे इतना तैयार किया जा रहा था। क्या वो इतनी नालायक थी? श्रेया की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। श्रेया ने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन बड़े ही आराम से उन्होंने अपनी नजरें चुरा ली थी। श्रेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। भाग जाए यहाँ से, चिल्लाए इन बेशर्म लोगों पर, या दिव्या को कस के एक थप्पड़ लगाए, क्योंकि इस पूरी सर्कस की रिंग मास्टर तो वही थी। तभी अचानक से राघव को पागलों का दौरा पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा और उठ के कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगा। वहां मौजूद सभी लोग उसको संभालने के चक्कर में हैरान परेशान हो गए, लेकिन कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था।
एट लास्ट दोनों परिवारों के लोगों ने उसे हर तरफ से घेर लिया और राघव ने गुस्से में दिव्या के हाथ पर जोर से काट लिया। उसने इतनी जोर से काटा कि उसके हाथ से खून ही निकल आया। दिव्या हक्की बक्की रह गई। जितना उसने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पागल था ये लड़का। लेकिन शुक्र था भगवान का कि इस पागल से अब अदिति की नहीं, श्रेया की शादी होने वाली थी। और अब दिव्या ने नोटिस किया कि श्रेया आसपास कहीं नहीं थी। श्रेया, श्रेया कहाँ गई? दिव्या ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो छोटी दीदी को मैंने बाहर जाते हुए देखा था, किसी हाउस हेल्पर ने बोला। ये सुनते ही दिव्या बौखला गई। कोई जाओ उसके पीछे, पकड़ के लाओ उसे, भागने मत देना उसे। गुस्से में वो ये भूल गई कि चोपड़ा परिवार अभी भी वहीं पर था। श्रेया को कुछ होश नहीं था कि कैसे वो वहां से भाग निकली, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि दोबारा कभी उस घर में वो लौट कर नहीं जा सकती। अभी भी वो बेसुध सी भागी जा रही थी बिना पीछे मुड़े। किसी भी हाल में वो रुकना नहीं चाहती थी। भागते भागते एकदम से कैसे वो एक बड़ी सी कार के सामने आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब तक वो रियलाइज करती और खुद को संभाल पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया एक टेनिस बॉल की तरह हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो गई और उसके सिर से मानो खून की नदियां बहने लगी। श्रेया की हालत को देखकर कबीर का दिल धक से हो गया। 2 पल के लिए वो वहां पे बुत बना खड़ा रहा। जैसे ही कबीर को होश आया, बिना एक पल भी जाया किए श्रेया को उसने अपनी बाहों में उठा लिया और रजत को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले चलने के लिए बोला। श्रेया की हालत देखकर कबीर इतना ज्यादा डर गया कि वो अपनी बीमारी के बारे में भूल गया था। श्रेया का सर अपनी बाहों में भरे हुए वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया है। हे यू, ओपन योर आईज, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? कबीर श्रेया के गाल पर प्यार से थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। He was genuinely worried for her। रियर व्यू मिरर में कबीर का हाल देखते हुए रजत ने सोचा, अच्छा हुआ जो वो कबीर के पीछे आया। कपूर मेंशन से कबीर बहुत ही गुस्से में निकला था, इसलिए शायद कविता ने तुरंत उसे फोन करके कबीर के पीछे पीछे जाने के लिए बोला था। लेकिन इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार सिर्फ कबीर नहीं था। काफी देर से वो हॉर्न बजा रहा था। ये सच था कि वो गुस्से में था और कार की स्पीड ज्यादा थी, लेकिन श्रेया भी सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। जब श्रेया को होश आया, उसके ठीक सामने कबीर बैठा हुआ था। उसे एकदम से डेजावू टाइप फील हुआ। झट से वो उठकर बैठ गई और डरते हुए मासूमियत से कहा, मैंने कुछ नहीं किया यार, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? श्रेया को होश में आता देखकर कबीर की जान में जान आई। अगर आज इस एक्सीडेंट में श्रेया को कुछ भी हो जाता तो इस गिल्ट में वो कभी नहीं जी पाता। कबीर उठ के श्रेया के पास आया और उसे वापस बेड पर आराम से लिटाते हुए कहा, यू नीड रेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं यही हूँ। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रेया कबीर को हैरानी से देख रही थी। ये इंसान कहीं पागल तो नहीं था। वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। इस बात का भी रियलाइजेशन उसे तब हुआ जब उसने डॉक्टर और नर्स को अपनी तरफ आते हुए देखा। तब उसे याद आया वो भयानक एक्सीडेंट। मैं जिंदा हूँ अभी भी, अपने सही सलामत हाथों और पैरों को देखते हुए उसने मन में सोचा। डॉक्टर्स ने श्रेया को चेक करने के बाद कबीर से कहा, आपकी गर्लफ्रेंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। 2 घंटे बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, दोनों ने एक साथ कहा। डॉक्टर ने दोनों को ध्यान से देखा और बस ओके कहते हुए वहां से निकल गए। कुछ पल का ऑकवर्ड साइलेंस था रूम में। तुम जा सकते हो, डिस्चार्ज मिलते ही मैं अपने आप चली जाऊंगी, श्रेया ने बिना कबीर की तरफ देख के कहा। कहाँ जाओगी? कबीर ने सीरियसली पूछा। अपनी आंखों में सवाल लिए श्रेया कबीर की तरफ देख रही थी। आखिर कहना क्या चाहता था वो? मुझे पता है कि तुम्हारे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। श्रेया हैरानी से कबीर को देखे जा रही थी।
उसे कैसे पता चला होगा इस बात का? जब कबीर ने सिंघानिया हाउस में फोन किया था, तब दिव्या ने फोन उठाया था। एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही उन्होंने कहा था, वो जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसका इस घर से कोई नाता नहीं है। कहीं ना कहीं कबीर अपने आप को श्रेया की इस हालत का जिम्मेदार समझ रहा था। उसे लगा कि कल रात के हादसे की वजह से घरवालों ने श्रेया को घर से निकाल दिया। उसके मन में श्रेया के लिए बस हमदर्दी थी। शादी के बारे में तो वो अभी भी नहीं सोच रहा था। उतने में मिसेस कविता भागी दौड़ी वहां पर पहुंची। रजत ने मिसेस कविता को इन्फॉर्म किया था श्रेया के एक्सीडेंट के बारे में। ओह थैंक गॉड, तुम ठीक हो बेटा। श्रेया को देखते ही उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा। मिसेस कविता को वहां पर देखकर सिर्फ श्रेया ही नहीं, कबीर भी इक्वली शॉक्ड था। पता नहीं अब क्या करेंगी वो, कहीं फिर से वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। इस डर से कबीर भी वहीं पर खड़ा रहा। मिसेस कविता ने श्रेया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? बेटा, तुम ठीक हो? आई एम फाइन आंटी, थैंक यू, सर झुकाते हुए श्रेया ने कहा। दरअसल उसकी आंखें भर आई थी। पता नहीं कितने सालों बाद किसी ने ऐसे प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा था। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, कविता ने श्रेया से पूछा। श्रेया को चेहरा भूलने की बीमारी तो थी, लेकिन वो मिसेस कविता को नहीं भूली थी। आज सुबह ही हम मिले थे। मुझे याद है, श्रेया ने धीमी आवाज में ऑकवर्डली कहा। वो कोई प्लेजेंट सिचुएशन में तो नहीं मिली थी जो ये बात प्राउडली कहती। नहीं, हम उससे पहले भी मिले हैं बेटा। क्या तुमको याद नहीं है? श्रेया ध्यान से मिसेस कविता के चेहरे को देखते हुए अपने दिमाग पर जोर देने लगी। क्या वो सच में पहले कहीं मिली थी उनसे? कबीर भी अब ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर ये लड़की उसकी माँ को कहाँ मिली थी। आज दिन में उन्होंने बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन उस वक्त वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि कुछ भी नहीं सुना उसने। आई एम सॉरी आंटी, मुझे नहीं याद आ रहा है, श्रेया ने पोलाइटली कहा। कैसे याद होगा तुम्हें? तुमने बहुत पी रखी थी उस दिन, मिसेस कविता ने हंसते हुए बोला। श्रेया इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि अगर उसके बस में होता तो वो भी सीता जी की तरह धरती में समा जाती। ये लेडी हमेशा उसे गलत जगहों पर ही क्यों देख लेती थी? अरे तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि उस हालत में भी तुम्हें इतना होश था कि मेरे बेटे को सही सलामत तुम घर ले आई थी। ये सुनते ही कबीर और श्रेया दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हम पहले भी कहीं मिले थे? दोनों के मन में एक ही सवाल दौड़ रहा था। कविता बोलने लगी कि कैसे श्रेया कबीर को उस दिन घर ले आई थी। कबीर को हल्का हल्का याद आने लगा। उसके बचपन के दोस्त समीर की बैचलर पार्टी थी उस रात। सबने जबरदस्ती उसे बहुत पीला दी थी, इतनी कि आखिर में उसको उल्टी आ गई थी। थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए वो बाहर निकाल आया था। तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक वेट्रेस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस लड़की को बचाने के चक्कर में उसका झगड़ा भी हो गया था उन लड़कों से। उसके हाथ पर चोट भी लगी थी। बाद में उस लड़की ने उसे घर छोड़ा था। क्या वो लड़की श्रेया थी? कबीर श्रेया को ध्यान से देखने लगा। श्रेया और उसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे क्योंकि सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे। पैसे बचाने के लिए वो लोग रियल लोकेशन पर छुप छुप के शूट कर रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद शूट स्टार्ट हुआ ही था कि अचानक से कबीर आ गया वहां पर। सबने उसे एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की थी कि वहां पर गोरिल्ला शूट चल रहा था, पर वो माना ही नहीं। श्रेया ने भी मेथड एक्टिंग के चक्कर में कैरेक्टर को और ज्यादा रियल दिखाने के लिए उस दिन काफी ड्रिंक कर ली थी। वो भी कैरेक्टर से बाहर नहीं निकाल रही थी और कबीर को बोले जा रही थी कि प्लीज बचा लो मुझे इन गुंडों से। वो बहुत फनी इंसिडेंट था। दोनों ने हंसते हुए एक साथ कहा और अगले ही पल दोनों वापस अपने अपने ऑकवर्ड जोन में चले गए। हंसते हुए तो ये जल्लाद बड़ा क्यूट लगता है। वेट, उस दिन वो ऐसा नहीं दिख रहा था। वो बंदा क्लीन शेप था, इसलिए मैंने नहीं पहचान पाई इसे।
छिला हुआ मुर्गा लग रहा था ये उस दिन। मन में सोचते सोचते श्रेया हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते हुए कबीर ने देख लिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मिसेस कविता ने उससे पूछा, तुमने सॉरी बोला श्रेया को? कबीर हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। क्या इस लड़की ने उन पर कोई जादू किया होगा? उसकी माँ हर बात पर उसी की साइड लिए जा रही थी, या फिर ये सब कुछ इस लड़की की कोई बहुत बड़ी साजिश थी। इट्स ओके आंटी, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। आई वॉज ऑन दी रॉन्ग साइड, श्रेया ने बोला। थैंक यू, एटलीस्ट यू रियलाइज दैट, कबीर ने टोंट मारते हुए कहा। यस आई डू, अनलाइक सम पीपल, जो गलती तो करते हैं लेकिन मानते नहीं और फिर दूसरों पर बड़े आराम से इल्जाम भी लगा देते हैं। श्रेया का मतलब रात वाले हादसे से था, जिसके लिए कबीर को बेशक उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी मिसेस कविता का फोन रिंग हुआ। उन्होंने फोन उठाया और इमीडिएटली उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो झट से उठी और जल्दी में वहां से निकल गई। कबीर भी उनके पीछे पीछे भागा। अपने रूम के गिलास पैनल से श्रेया बाहर देख रही थी कि कबीर और उसकी माँ का किसी बात पर बहुत बड़ा आर्गुमेंट चल रहा था। कबीर काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और फिर उसकी माँ रोते हुए वहां से चली गई। जल्लाद कहीं का, माँ को रुला दिया। जिनके पास सब होता है उन्हें कदर कहाँ होती है, श्रेया ने बड़बड़ाया। तभी थम से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और श्रेया एकदम से चौंक गई। उसने देखा कि कबीर उसके सामने खड़ा था। श्रेया मन ही मन थोड़ा सा घबरा गई। पता नहीं अब ये पागल आदमी क्या चाहता था। कबीर ने सीधे और साफ लफ्जों में श्रेया की आंखों में देखते हुए पूछा, मुझसे शादी करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुमको? व्हाट? श्रेया को जैसे झटका लगा। ये आदमी सच में पागल था। कबीर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही कह रही थी ना कि मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। चलो मान लिया। कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन उस हादसे की जिम्मेदारी जरूर उठा सकता हूँ। मैरी मी। एहसान कर रहे हो मुझ पर कोई? शादी कोई हलवा है, मन किया और खा लिया। तुम जैसे बदतमीज, अड़ियल, अकड़ू आदमी से शादी करने से अच्छा है मैं जहर खा कर मर जाऊं। मजाक बना के रख दिया है। श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कोई मजाक नहीं है। आई एम सीरियस। अगर तुमने हाँ कहा तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी कर लूंगा। कबीर की आंखों में डेस्पेरेशन था। कौन सा ड्रग लेते हो तुम? हाँ, नहीं करनी है मुझे शादी तुमसे। माफ करो और निकलो यहाँ से। श्रेया तंग आ चुकी थी। कबीर को श्रेया का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर क्योंकि इस वक्त उसे श्रेया की जरूरत थी, प्रेजेंशियली उसने श्रेया को फिर से समझाने की कोशिश की। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अच्छी तरह से सोच के देखो। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हारे पास रहने के लिए एक आलीशान घर होगा। इनफैक्ट तुम्हारा अगर कोई बॉयफ्रेंड भी है तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जो मर्जी वो कर सकती हो। और जैसे ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम उन पैसों से जो मर्जी वो कर पाओगी। जहां मर्जी वहां जाकर सेटल हो पाओगी। श्रेया ने गुस्से में अपने हाथ से ड्रिप वाली सुई निकाल दी और फिर वहां से ऑलमोस्ट उठने ही वाली थी, लेकिन डिवोर्स के बारे में सुनकर वो रुक गई। डिवोर्स? अगर डिवोर्स ही देना है तो तुम शादी क्यों कर रहे हो? यूं समझ लो कि ये शादी नहीं, एक समझौता है। कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। श्रेया को कबीर की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। श्रेया, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। इस वक्त इस शादी की जितनी जरूरत मुझे है उतनी ही तुम्हें भी जरूरत है। तुम्हारे पास ना पैसा है ना ही रहने के लिए कोई छत। ये शादी तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। थिंक अबाउट इट। वैसे कबीर कह तो ठीक ही रहा था। ना श्रेया के पास पैसे थे ना ही रहने का कोई ठिकाना। 2 दिन बाद शायद उसे फिर से गिड़गिड़ाते हुए वापस सिंघानिया हाउस जाना पड़ता।
लेकिन अगर श्रेया उससे शादी कर लेती है तो उसे दोबारा सिंघानिया हाउस वापस जाना नहीं पड़ेगा और ना ही उस पागल राघव से शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? मुझे कैसे पता कि ये सब तुम्हारी कोई चाल नहीं है? तुमने अगर बाद में मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो? श्रेया ने पूछा। हम शादी से पहले प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करेंगे। तुम हर एक लाइन, हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होगा हम दोनों मेरी फैमिली के सामने हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। इतनी एक्टिंग तो तुम कर ही लोगी, आई एम श्योर। कबीर को अब बस श्रेया से हाँ सुनना था। श्रेया गहरी सोच में डूबी हुई थी। अभी भी वो श्योर नहीं थी कि क्या उसे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देना चाहिए। क्या तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझ लूं? कबीर ने पेशेंसली पूछा। श्रेया बस उसे देखे जा रही थी। इस पॉइंट पर उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके लिए हाँ बोलना जैसे बहुत मुश्किल हो रहा था।